जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 की जो 30 जनवरी की थर्ड शिफ्ट हुई है उसके जो भी प्रश्न पूछे गए तो उसमें से अधिकांश प्रश्न मुझे मिले हैं, तो उनको चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी मतलब वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं हमारी क्लास से। अगर आपने कंटिन्यू क्लास देखी है तो मेरा दावा है कि 20 में से 19-18 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुकी है टीसीएस इसको। तो मणिक शाह, मणिक शाह ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और ये कौन सी पार्टी के? बीजेपी के। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बीजेपी कब बनी है तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई है। 6 अप्रैल 1980 बीजेपी बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। त्रिपुरा के सीएम है। अच्छा, क्वेश्चन आया कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो वो है आपके सत्यदेव नारायण आर्य, ये आप याद रखिएगा। सत्यदेव नारायण आर्य। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए हैं टीसीएस ने आज, जो प्रीवियस मतलब शिफ्टों में पूछे गए हैं, तो वो सब आप याद रखिएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह हैं और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों, त्रिपुरा का ना एक डांस याद रखिएगा, वो है आपका होजागिरी। काफ़ी आता है एग्जाम में कि होजागिरी कहाँ का डांस है, तो त्रिपुरा का डांस है। और एक डांस याद रखिएगा संगराई, संगराई ये कहाँ का डांस है? तो संगराई डांस भी आपका त्रिपुरा का है। इसका एक त्यौहार भी पूछता है आपके एग्जाम में, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा किस राज्य का त्यौहार है? तो त्रिपुरा का ही त्यौहार है खर्ची पूजा, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, त्रिपुरा से ना एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में, कि त्रिपुरा में जो मतलब स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों, आप याद रखिएगा त्रिपुरा की जो स्थापना की गई वो कब की गई है? तो त्रिपुरा बना था आपका 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बना है, ये भी आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री पूछा गया है मणिक शाह, याद रखना दोस्तों इसके बारे में। अगर क्वेश्चन कभी आए कि लेबांग बुमानी कभी क्वेश्चन आए कि लेबांग बुमानी किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों, लेबांग बुमानी डांस जो है ये भी त्रिपुरा का डांस है, याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। क्लियर? चलिए, तो इसी मुख्यमंत्री आप याद रखना। नेक्स्ट आपका गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, दो मुख्यमंत्री पूछे गए आज की शिफ्ट में। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद कुमार सावंत, पार्टी है इनकी भी बीजेपी। तो बीजेपी के हैं प्रमोद कुमार सावंत, याद रखिएगा, ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो गोवा, और इसके राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के राज्यपाल हैं, आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, मैं बात करूं गोवा की, तो आपको याद रखना है कि गोवा 25वां राज्य बना था कब? तो दोस्तों, गोवा को 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, ये भी आप याद रखना। 30 मई 1987, 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, ये भी आप याद रखना। दोस्तों, गोवा के बारे में और आपको क्या याद रखना है, इसके डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आए धालो, दंगल, फुगड़ी, दखनी, फुगड़ी, ये फुगड़ी बहुत आता है एग्जाम में, फुगड़ी, दखनी, फुगड़ी, दखनी। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, कुनबी और तरंगमल। तरंगमल कहाँ का डांस है? तो ये सारे डांस आपके गोवा के हैं, आप याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखना दोस्तों, गोवा का एक त्यौहार याद रखना, वो है आपका साओ जाओ। साओ जाओ फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, साओ जाओ फेस्टिवल एक सेंट थे जॉन द बैप्टिस्ट, उनकी याद में मनाया जाता है साओ जाओ फेस्टिवल। गोवा जो है दोस्तों ये सबसे छोटा राज्य है, और इसका एरिया कितना है? गोवा का एरिया 3702 वर्ग किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। गोवा का जो राज्य मतलब क्षेत्रफल है वो कितना है? वो आपका 3702 वर्ग किलोमीटर। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी है। और गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो और आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, गोवा में एक झरना है दूध सागर झरना, दूध सागर झरना पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये मांडोवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात, तो ये भी आप याद रखना। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार सावंत, ये पूछे गए थे आपसे आज। धांगरी गाजा किस राज्य का लोक नृत्य है? देख रहा है विनोद, धांगरी गाजा ये कितनी बार तुमको पढ़ा दिया हूँ, तो वो है आपका महाराष्ट्र। धांगरी गाजा महाराष्ट्र का है दोस्तों। महाराष्ट्र का एक डांस और याद रखना, कोली।
कोली बहुत आता है एग्जाम में, लावणी बहुत आता है, ये लावणी भी काफ़ी पूछा जाएगा, तमाशा बहुत पूछा जाता है, तमाशा भी। पोवाड़ा, पोवाड़ा कहाँ का डांस है, तो महाराष्ट्र का ही डांस है पोवाड़ा। एक याद रखिएगा लेजिम, लेजिम कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। एक और याद रखिएगा दही कला, दही कला कहाँ का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। एक और याद रखिएगा बोहदा, बोहदा कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। एक है सोंगी मुक्टे, वो भी महाराष्ट्र का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपके महाराष्ट्र में, तो ये आप याद रखिएगा। कई सारे डांस महाराष्ट्र के हैं। क्लियर दोस्तों, इसको साफ कर देता हूँ। महाराष्ट्र के 2 त्योहार आप याद रखिएगा। एक आपको याद रखना है दोस्तों गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का नया साल क्या है, तो महाराष्ट्र का नया साल है गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, और वो है आपका पोला फेस्टिवल। दोस्तों पोला त्योहार होता है महाराष्ट्र में, और इसमें बैलों की पूजा की जाती है। पोला त्योहार, इसमें बैलों की पूजा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र यूपी के बाद सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला राज्य है वो दोस्तों महाराष्ट्र है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। कभी क्वेश्चन आए कि 2011 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर कौन सा है। दोस्तों मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन शहर। तो भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर वो है आपका मुंबई, 2011 के अनुसार। महाराष्ट्र का राजधानी है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों महाराष्ट्र में ना आपसे एक क्वेश्चन याद सकता है कि महाराष्ट्र के कौन से जिले से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों गोदावरी नदी नासिक से निकलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक से। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। और दोस्तों महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई है, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना था, ये भी आप याद रखना। कभी क्वेश्चन आए आपसे। महाराष्ट्र की एक पेंटिंग याद रखिएगा, बर्ली पेंटिंग, काफ़ी चर्चा में रहती है और पूछा जा सकता है आपसे। बर्ली पेंटिंग ये कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की पेंटिंग है बर्ली पेंटिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद है। धांगरी गाजा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। कितनी बार रिपीट कर चुका हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को, 74.04। 74.04 भारत की साक्षरता दर है। पहले चार्ट देखेंगे एक। दोस्तों ये चार्ट है पूरा लिटरेसी का भारत में। तो यहाँ पे हम देखें 2001 में कितनी थी। दोस्तों 2001 की पहले हम बात करें तो 2001 की जनगणना मतलब साक्षरता दर थी हमारी 64.83। 2011 में कितनी हो गई, 74.04। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों, 2011 में थी 74.4 और 2001 में थी 64.83। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो ये आप याद रखें। ठीक है, तो अच्छा मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के बारे में। तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों, महिलाओं की साक्षरता दर थी दोस्तों 65.46। महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46। और पुरुषों की कितनी है दोस्तों, पुरुषों की आपकी 82.14। 82.14 और 65.46, ये आप याद रखना। इनका अंतर भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, फिर अंतर निकाल के आप देखेंगे तो आपको आएगा 16.68%। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है, तो 16.68%। अच्छा, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों, भारत की साक्षरता दर थी आपकी 12%। भारत की साक्षरता दर थी 12%, ये भी आप याद रखना। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, दोस्तों केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, और केरल की साक्षरता दर लगभग मैं बात करूँ तो लगभग 94% मान सकते हो आप इसके। 93 पॉइंट कुछ बैठती है ये, 94 मान सकते हो। केरल के बाद में लक्षद्वीप का नंबर आता है। लक्षद्वीप की लगभग 91.8%। और लक्षद्वीप के बाद में आता है मिजोरम का स्थान। तो ये आप याद रखिएगा, मिजोरम की कितनी है, 91.3%। तो केरल सबसे ज़्यादा, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, चाहे वो महिलाओं में पूछे, ओवरऑल पूछे या पुरुषों में पूछे। तो ये आप याद रखना। 2011 की जनगणना दोस्तों, 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न थे, 29 प्रश्न थे, ये भी आप याद रखना। और 2011 की जनगणना जो थी, इसके आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली, सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त बनाए गए थे। ठीक है, और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, और टोटल आपकी 15वीं जनगणना थी, टोटल 15वीं थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण तीसरी सदी ईसा पूर्व में करवाया गया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों सांची का स्तूप जो है ना, ये ईंटों से बनवाया गया है। प्रारंभ में इसकी जो मतलब बनावट हुई है वो ईंटों से बनवाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रखना। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में। कौन से जिले में है, रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप है। और दोस्तों आप इसको 200 रुपये के नोट पर देख सकते हैं।
₹200 के नोट पर देख सकते हैं सांची के स्तूप को। क्लियर हुआ, ये भी आप याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कि सांची के स्तूप को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 1989 में। सांची का स्तूप यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में। क्लियर हुआ, तो ये आप याद रखें। सम्राट अशोक जो है दोस्तों, ये किसका बेटा, तो बिंदुसार का। सम्राट अशोक के पिताजी कौन है, बिंदुसार, ये भी आप याद रखना। बौद्ध धर्म का अनुयायी है सम्राट अशोक, और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन से साधु से ली थी, उपगुप्त से ली है। ठीक है, उपगुप्त। और इनको देवानाम प्रियदर्शी राजा और कई सारी उपाधि इनको दी गई हैं। और अशोक जो है ना, इसका बेटा कौन है, इसका बेटा महेंद्र और बेटी है संघमित्रा। बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा। दोस्तों इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन भी करवाया अपने काल में। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन ये अशोक के टाइम में हुआ था, ये भी आप याद रखना। और अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई है। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई है। और अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेख किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेखों की लिपि पढ़ी गई है, ये भी आप याद रखना। शिलालेख पढ़े गए हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी टीसीएस से नहीं पूछा है तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल तक चली थी दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 4 साल तक। याद रखना दोस्तों इसके बारे में। और गरीबी हटाओ का नारा कौन से प्रधानमंत्री ने दिया था, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो थी 2.34। और इसका जो मॉडल था वो था आपका डीडी धर मॉडल, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों कमेंट में लिख के आप बताइएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में अकाल पड़ा था। कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी कि भारत में जिसमें अकाल पड़ा था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में अकाल पड़ा था, क्योंकि युद्ध वाला क्वेश्चन ऑलरेडी टीसीएस पूछ चुकी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अकाल जो पड़ा था ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान पड़ा था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई हैं, तो वो है आपकी 12। और पहली पंचवर्षीय योजना कब संचालित की गई थी, तो 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप पूरी पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं, ये आपका पूरा एक बार फिर चार्ट है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 कृषि की बात की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जिसमें उद्योगों की बात की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1961 से 1966 गतिमान अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 कृषि और जो आत्मनिर्भरता थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण की बात की गई इसमें। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 रोजगार सृजन। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 1990 खाद्य एवं ऊर्जा। और आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव विकास पर बल दिया गया इसमें। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं आप देख सकते हैं रोजगार के बारे में। और 11वीं, इनकी आपको समय सीमा याद रखनी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 11वीं कब से कब तक थी, और 12वीं कब से कब तक थी। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आप संचालित की गई हैं, तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। दोस्तों मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो थे ये कौन से नृत्य से संबंधित है हमें बताना है। सही होगा आपका भरतनाट्यम। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये भरतनाट्यम करते थे, आप फोटो में देख सकते हैं। ये इनका एक और फोटो है आपका, तो ये आप याद रखें। दोस्तों भरतनाट्यम जो है इसका दूसरा नाम क्या है, भरतनाट्यम का दूसरा नाम है सादिर अट्टम। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन से क्लासिकल डांस को सादिर अट्टम कहा जाता है, तो भरतनाट्यम को सादिर अट्टम कहा गया है। क्लियर दोस्तों। और भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। दोस्तों भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप याद रखना। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। दोस्तों मैं आपको भरतनाट्यम के 3-4 कलाकार बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला तो आपको याद रखना रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल ये कौन सा नृत्य करती हैं। दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल जो नृत्य करती हैं वो करती हैं आपका भरतनाट्यम, ये भी आप याद रखना। एक आपसे पूछा जा सकता है बैजंती माला। बैजंती माला कौन सा नृत्य करती है, भरतनाट्यम करती है। एक आपको याद रखना दोस्तों हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जो थे ये कौन सा नृत्य करना जानती हैं, भरतनाट्यम करना जानती हैं। एक आपको याद रखना दोस्तों वो है आपका अरला मेल वल्ली। अलार मेल वल्ली ये कौन सा नृत्य करती हैं, तो ये भी भरतनाट्यम करती हैं।
अलारमेल वल्ली भरतनाट्यम करती हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। एक पद्मा सुब्रमण्यम भी है जो आपसे पूछा जाता है, चित्रा विश्वेश्वरन भी पूछा जा सकता है, यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा जा सकता है, बहुत हैं ऐसे तो ये आप याद रखें। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है और लार में जो एमाइलेज एंजाइम होता है आपका एमाइलेज, लार में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को मंद में बदल देता है, मतलब जो स्टार्च होती है इसको मंड में बदलेगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख्य गुहा से प्रारंभ हो जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे आप एक पूरा डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा देखो। यहाँ ना ये याद रखिएगा ईसोफेगस पाइप क्या होता है। दोस्तों हमारी जो फूड पाइप होता है ना, जो हमारा फूड पाइप होता है इसका नाम क्या है, तो हमारे फूड पाइप का नाम होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है हमारे फूड पाइप का दूसरा नाम होता है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। क्लियर दोस्तों, तो आपसे पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है ये कहाँ से होता है, मुख्य गुहा से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की लार में कितने % जल होता है, तो मानव की लार में 98% जल होता है। और लार ग्रंथि कितनी होती हैं, दोस्तों मानव की लार ग्रंथि होती हैं आपकी 3 जोड़ी, 3 पेयर होते हैं, ये आप याद रखना, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है पाचन के बारे में। जब पाचन होता है तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। दोस्तों पाचन के दौरान हमारे पेट में जो अम्ल बनता है वो है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या आपको पता है कि भूख हार्मोन किसे कहा जाता है, भूख हार्मोन किसे कहा गया है। दोस्तों याद रखना घ्रेलिन, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है घ्रेलिन हार्मोन, और इसे हम बोलते हैं भूख हार्मोन। तो ये आप याद रखना कि भूख हार्मोन किसे कहा गया, तो घ्रेलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में स्थापना की गई थी, लेकिन इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। और रिजर्व बैंक का लोगो आप देख सकते हैं टाइगर अंडर पाम ट्री, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में। दोस्तों रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं, देखो रिजर्व बैंक के कार्य हैं नोट जारी करने का काम है, मूल्य स्थिरता यानी कि जो हमारा प्राइस स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखेगा, सरकार के बैंकर मतलब सरकार को पैसा देता है, आखिरी कर्जदाता ये भी आप याद रखना, क्रेडिट नियंत्रक बैंकों का बैंक, विनिमय या विदेशी मुद्रा का संग्रहण करता, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, RBI का काम है ये आपका। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि RBI कितने रुपए से कितने रुपए तक का नोट छापता है, तो RBI 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकता है। ठीक है, लेकिन 1 रुपये का नोट RBI नहीं छापता। 1 रुपये का नोट छापने का काम होता है वित्त मंत्रालय का, और 1 रुपये के नोट पर साइन किए जाते हैं वित्त सचिव के। याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और RBI जो है ना ये किस आयोग की सिफारिश पे बना था। दोस्तों एक आयोग आया था जिसका नाम था हिल्टन यंग, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी, हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, ये आया था आपका 1926 में आया था ये, इसकी सिफारिश पे RBI बना है। और RBI ना भारत, पाकिस्तान और बर्मा का केंद्रीय बैंक है। हालांकि कभी पहले पाकिस्तान का भी था, बर्मा का भी था, लेकिन अभी केवल भारत का है, ये भी आप याद रखना। तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा किसी बच्चे ने मुझे बताया कि ओलंपिक की कोई योजना पूछी गई है कि ओलंपिक से संबंधित कौन सी योजना है, तो वो है आपकी ओलंपिक में कौन सी योजना पदक जीतने संबंधित, वो है आपका दोस्तों टारगेट ओलंपिक पोडियम यानी कि टॉप्स योजना। तो टॉप्स योजना की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम। ये योजना पूछी गई है या नहीं गई है, अगर पूछी गई है तो आप इसको याद रखिएगा, टॉप्स योजना ओलंपिक से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक की बात की गई तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। देखो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ठीक है, टुगेदर एक नया शब्द इसमें ऐड किया गया था, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो वो है आपका कम्युनिटर। दोस्तों ये आपको 2 मतलब मैस्कॉट दिख रहे होंगे, एक मेराइटोबा है, एक सोमैटी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आ सकता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का मिराइटोबा और पैरा ओलंपिक का सोमेटी। दोनों आप याद रखना, सोमेटी और मिराइटोबा ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर थे आपके, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत में टोटल पदक जीते हैं 7। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कल के लिए, तो ये आप याद रखें 7 पदक, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 कांस्य, याद रखना। और एकमात्र गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 रजत पदक जीते भारत ने, तो मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग और रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम भार भर कुश्ती, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ब्रॉन्ज की बात करूँ तो पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन फील्ड हॉकी और बजरंग पूनिया, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि 7 पदक हमने जीते हैं, 7 के 7 आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और क्या प्रश्न पूछा गया दोस्तों, एक क्वेश्चन संविधान की अनुसूची से कोई क्वेश्चन आया है, तो आपसे संभावना है कि ये पूछा गया है कि अंतिम अनुसूची कौन सी है। तो दोस्तों अंतिम अनुसूची जो है वो 12वीं अनुसूची है। और यहाँ आप देख सकते हैं पहली अनुसूची केंद्र और राज्यों से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते पेंशन, तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची सीटों का आवंटन, पांचवी एससी और एसटी मतलब जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है उससे संबंधित है, छठी अनुसूची ये इंपॉर्टेंट है, छठी अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, तो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में उपबंध है इसमें, याद रखना दोस्तों इसके बारे में। और यहाँ आप देख सकते हैं 7वीं अनुसूची, दोस्तों 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची ये आपका भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। जब पहला संविधान संशोधन हुआ था तो हमने 9वीं अनुसूची ऐड की थी, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची की बात करूं दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची ऐड की गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई है और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई है। तो मूलतः आपकी 8 अनुसूची थी लेकिन बाद में 4 और जोड़ी गई हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। और दोस्तों कभी क्वेश्चन आया कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, भारत में संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन आया है कि मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन मतलब वही है उसका, तो वो मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य होता है। हमने मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में जोड़े हैं दोस्तों, भाग 4A में जोड़े हैं। अनुच्छेद कौन सा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 51A, ये भी आप याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, USSR से, सोवियत संघ से ली गई है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी समिति बनी थी, तो वो समिति थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, तो 10। और अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वो आपके 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी आप याद रखना, 2002 में जोड़ा गया है। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। स्क्रीनशॉट लें, कल को इसको रट लेना, ठीक है। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को। और वर्तमान जो तिरंगा है इसको हम जो देखते हैं उसका डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया के द्वारा जो वर्तमान हमारा मतलब झंडा है उसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। क्लियर है दोस्तों, ये आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रगान, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जन गण मन, तो ये स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई है, कमेंट में लिख के बताइएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई है, कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर आप। भारतीय ध्वज संहिता मैं बता दूं, चलो 26 जनवरी है, सन आपको बतानी है। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू की गई ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है। तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं ये। तो दोस्तों ये था आपका पूरा जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए, और जल्दी मिलता हूँ आपको। अभी जो मतलब
एनालिसिस बचा है। तो 30 जनवरी का मैं आपका पहली शिफ्ट का एनालिसिस डाल चुका हूँ और दूसरा तीसरी का डाल चुका हूँ। अभी आपकी दूसरी और चौथी बची है, तो वो जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सेकंड और फोर्थ शिफ्ट मैं जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलता हूँ आपको अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।